नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके नीट का एग्ज़ाम बहुत करीब है। आप सब लोग बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, तो रेगुलर टेस्ट पैटर्न पे ही जो एक माध्यम है ऑनलाइन मोड, उसमें भी टेस्ट है। तो आज ऑनलाइन का पेपर हुआ, तो उसमें केमिस्ट्री का डिस्कशन लेकर मैं और रिस्पेक्टेड अनिकेत सर आपके साथ हैं। तो जो फर्स्ट 23 क्वेश्चंस होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा और आगे के क्वेश्चन रिस्पेक्टेड अनिकेत सर डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं रिस्पेक्टेड सिंह सर की मुहिम के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मैंने कई बार आपसे बोला, आप सब लोग सहमत हो। इतने ज़्यादा पेपर कोई करवा ही नहीं सकता जितने रिस्पेक्टेड सिंह सर करवाते हैं। सब लोग जानते हो ये, मतलब डेली पेपर हो रहा। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे न्यूज़पेपर डेली छप रहा होता है, वैसे न्यू लाइट में टेस्ट डेली हो रहा होता है ना। आप सब लोग इसको मानते भी हो और ऐसे ही ये प्रयास बना रहेगा। तो आइए हम लोग डिस्कशन को अपने शुरू करते हैं। और हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 46 आपको कह रहा है फिनॉल की रिएक्शन CCl4 प्लस KOH और फिर फर्दर H प्लस से पास आउट हो रहा है। प्रोडक्ट आपसे इसमें पूछा हुआ है। तो देखिए रीमल टीमल रिएक्शन है ये। और अगर CCl4 हम लेते हैं तो CCl4 लेने में सैलिसिल्डिहाइड बनता है, सैलिसिलिक एसिड जो है वो बन जाता है। और अगर हम CHCl3 इसकी जगह ले लेते तो ये बन जाता सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। तो बहुत सिंपल है, रीमल टीमन रिएक्शन की बात हो रही है। CCl4 लिया तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, और अगर हमने CCl4 लिया तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, और अगर हमने CHCl3 ले लिया तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। और रीमल टीमन रिएक्शन का पार्ट है ये, मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसको जानते होंगे। तो यहाँ पे सेकंड आंसर हो जाएगा। इसकी जगह मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर CHCl3 होता तो पहला ऑप्शन हो जाता। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ हाफ लाइफ पीरियड आपको दिया हुआ है। द रेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है रेट क्या होगा। तो ये आप देख सकते हो रेट क्या होगा। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ हाफ लाइफ, मतलब जो T हाफ आपको दिया हुआ है वो 69.3 सेकेंड्स 69.3 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ बराबर 0.693 अपॉन K होता है। ठीक, तो यहाँ से K जो है 0.693 अपॉन T हाफ, तो 0.693 अपॉन ये कितना हो जाएगा, T हाफ आपको दिया 69.3, तो ये K हो गया बेटा। अब कह रहा था रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0. अब मान लीजिए यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि A से प्रोडक्ट रहा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भैया, तो जो रेट है वो K A की पावर 1 रहा होगा कि नहीं। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वी ऑल नो दैट, हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसके बारे में जानते हैं तो ये यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि K की वैल्यू और A की वैल्यू ये दिया है 0.1, तो 0.693 अपॉन 69.3 इंटू रेट है, तो ये यहाँ पे कितना हो गया ये कितना दिया 0.1, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पे कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। सॉल्व करेंगे 10⁻³ आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे सेकेंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 47।
देख लीजिए ध्यान से, सबसे पहले टी हाफ दिया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर टी हाफ दिया होता है इसका मतलब रेट कांस्टेंट दिया होता है, तो रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है और इस तरह से ये आपके सामने मेंशन भी है और आपको दिया भी हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं सभी लोग। 48 की बात कर रहे हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो रहा है और व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 300 मतलब 310 केल्विन, एक्टिवेशन एनर्जी आपसे जो है यहाँ पे कह रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 को, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि लॉग K2/K1 अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पर, और अर्हेनियस इक्वेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो EA अपॉन 2.303, यहाँ पर हो गया R T2 माइनस T1 T2। अब इसको यहाँ पे हमने लगा दिया है। तो हम लोगों ने इसमें अर्हेनियस इक्वेशन लगानी है और इसको अप्लाई करना है। देखिए कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल करना है व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो मान लो रेट बराबर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि A की पावर n है, ये एट 300 केल्विन हो रहा है बेटा, है ना, और ये K1 है मान लीजिए। अब की कह रहा रेट 2 टाइम्स हुआ जा रहा है, रेट अब की 2 टाइम्स हुआ जा रहा है ना। जब टेम्परेचर क्या है बेटा 310 केल्विन है, तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो K2/K1 की वैल्यू आ जाएगी 2, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 बराबर EA हमें निकालना था अपॉन 2.303 R। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो गया मेरे पास में 2.303 इंटू 8.314। अब T2 कितना दिया है 310, तो 310 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 310। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो log 2 बराबर EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, ये हो जाएगा 10 अपॉन 300 इंटू 310, ये हो गया बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम इसको देखना चाहते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो ये log EA की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, EA बराबर log 2 की वैल्यू 0.30। ठीक है, तो ये 0.30 इंटू ये हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, और ये भी इधर मल्टीप्लाई होगा 300 इंटू 310 और अपॉन में 10 चला जाएगा, आप इसको देख सकते हो, है ना। तो आइए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको देखेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो आइए आपके सामने ही मल्टीप्लाई करते हैं। 0.30 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 310, है ना, और इसको डिवाइड कर दें अगर हम, इंटू 310 है, इसको डिवाइड कर दें 10 से, तो आ जाएगा 53,420.52 जूल में पर मोल। ठीक है ना, तो अब ये आ रहा है, तो 53.4 के आसपास आंसर आएगा किलो जूल में, मतलब 53.4 के आसपास केजे पर मोल आ रहा है, केजे पर मोल आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे करीब आंसर पहला दिया हुआ है बेटा, तो ये जो है फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट हो गया 48 का। क्वेश्चन नंबर 49, द वॉल्यूम ऑफ 2.5 n and 0.62 n of strong acid solution should be mixed to be prepare 1 liter of 1 n solution respectively। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है भैया, अगर आप ध्यान दोगे तो एक बड़ी फंडामेंटल बात है कि V1 और V2 का सम आपको मेंशन करके दिया हुआ है। अब देखिए 1 लीटर बना रहा है, मतलब V1 प्लस V2 जो है मेरे पास में 1 लीटर है। हम लीटर में भी ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं? लीटर में। तो हमने इक्वेशन लगा दी नॉर्मेलिटी की, ठीक। अब यहाँ से हम V1 की जगह जो है, V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस V2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो N1 1 माइनस V2 प्लस N2 V2 बराबर NV है। तो N1 देखिए कितना दिया हुआ है 2.5, और 1 माइनस V2 प्लस N2 ये कितना दिया है ना, और ये V2 हो गया, और N कितना है बेटा? ये 1 है और ये 1 लीटर है, तो 1 × 1 आप ये देख लीजिए, है ना। अभी हम लोग लीटर में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 2.5 माइनस 2.5 V2 प्लस 0.625 V2 बराबर 1। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे और माइनस का 2.5 V2 और प्लस का 0.625 ये कैंसिल होके जो आता है बेटा, वो आता है माइनस 1.875 बराबर माइनस का 1.5। देख लीजिए ध्यान से, ठीक। अब V2 यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा 0.8, अभी लीटर में है 0.8 लीटर, मतलब 800 ml, ठीक। अब V1 प्लस V2 1 लीटर है, तो बट ऑब्वियस है V1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.8 मतलब 0.2 मतलब 200 ml। तो V1 200 ml है और ये 800 ml है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर जो है फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज अ परसेंटेज आयनाइजेशन, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो H प्लस बराबर C अल्फा बराबर KA अपॉन अल्फा बराबर, अगर हम देखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ KA इंटू C, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं KA बराबर C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? स्क्वायर रूट ऑफ KA अपॉन C, स्क्वायर रूट ऑफ KA अपॉन C आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं अल्फा बराबर 10 की पावर माइनस 5 KA है, और C है 0.1 मतलब 10 टू द पावर माइनस 1, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 स्क्वायर रूट, ये हो गया 10 की पावर माइनस 2, ये हो गया 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। अब अल्फा आ गया 10 की पावर माइनस 2। अब हमें चाहिए इसका परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 पावर माइनस 2 इंटू 100 हो जाएगा, सॉल्व होके 1 आ जाएगा, तो सेकेंड आंसर 50 का हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। अगले क्वेश्चन में 51 में, तो मैच द फॉलोइंग एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये सिस है और ये ट्रांस है। तो देखिए अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया है और डाइपोल मोमेंट दिया है। हमने बताया था डीएम की सीटी, मतलब जो डीएम की सीटी डाइपोल मूवमेंट है वो सिस की ज़्यादा होगी, डाइपोल मूवमेंट सिस की ज़्यादा होगी, है ना। बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से। मेल्टिंग पॉइंट बेटा जो है वो ट्रांस का ज़्यादा होगा सिस से, ठीक है। किससे ज़्यादा होगा? ट्रांस का ज़्यादा होगा सिस से। अब आप इसको देख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो सिस है उसका ज़्यादा होना चाहिए, तो जो ए है बॉइलिंग पॉइंट ए का 1 होना चाहिए। आप देख लीजिए ए का 1 होना चाहिए, और डाइपोल मूवमेंट भी इसका ज़्यादा है तो 1,4 होना चाहिए। और बी के लिए
सेकेंड कॉमा थर्ड होना चाहिए। देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए 51 को। आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो अब इसमें A14 B सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर किसमें, $51। देख लीजिए, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस ऑन मिक्सिंग 300 ml 300 ml of 0.1 m AgNO3 with 200 ml of 0.1 m CaBr2 to gives a PPT of AgBr। तो देखिए हम सब लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास में AgNO3 और हमने ये लिया है CaBr2, तो अगर हम Ag प्लस और Br माइनस अगर हम इसमें ले रहे हैं, है ना, हम आयंस में इसको स्प्लिट कर लिए हैं और ये PPT इसका बन रहा है। तो अब हम सबसे पहले ये जो हमें वैल्यू दी हुई है मोलैरिटी की और वॉल्यूम की, यहाँ से मोल्स निकाल लें। तो अगर हम मोल्स निकालेंगे AgNO3 के लिए, तो हम जानते हैं, देखिए मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यही तो होता है। तो अगर हम मोल निकालेंगे तो M मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। अगर हम ये देखेंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और ये 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ता है लीटर के लिए, तो ये हो जाएगा 300। वॉल्यूम है, एक मिनट पहले मोलैरिटी लिख लेते हैं। मोलैरिटी कितनी है 0.1, और ये कितनी है वॉल्यूम 3। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये मेरे पास आ गया, ये 0 से 0 कटा 0.03 मोल आ गया मेरे पास में, 0.03। देख लीजिए ध्यान से, हमने जो डाटा दिया है उससे हमने सबसे पहले क्या निकाला है, हमने उसमें सबसे पहले मोल निकाला है, ठीक। तो अब आप इसको देख सकते हो, ठीक। आप देखिए 30 अपॉन, अगर इससे भी करते तो 30 अपॉन 1000 होता, तो 3 अपॉन 100 मतलब 0.03 अपॉन 100 अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 0. अब ये एक 0 आ गया, फिर एक 0 और आ गया, 3 आ जाता तो वही आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम Br माइनस के केस में देखेंगे मोल्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसके लिए मोल्स हो जाएंगे 0.1 इंटू 200 अपॉन 1000। अब यहाँ पे देखो Br माइनस कितने हैं बेटा, 2 है ना, तो इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ से जो निकल के आता है वो यहाँ से निकल के आ रहा है 0.04 आ रहा है निकल के, ठीक है। कितना आ रहा है 0.04 मोल्स निकल के आ रहा है। सबसे सिंपल तरीका है ये, सबसे बेसिक तरीका है बेटा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपसे कि ये दिया हुआ है आपको ये स्पेशली मेंशन कर रहा है, तो Ag प्लस के मोल हो गए 0.03, Br माइनस के 0.04 मोल्स हो गए, ठीक। अब आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस ऑन मिक्सिंग। तो Br माइनस ऑन मिक्सिंग की बात कर रहा है। तो आप एक बात बताइए, 0.03 मोल्स इसके हैं, 0.04 मोल इसके हैं, तो ये तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, है ना। ये एक्सेस में हो जाएगी, ये किस में हो जाएगी बेटा, एक्सेस में हो जाएगी, है ना। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रोडक्ट डिसाइड कौन करेगा, Ag प्लस डिसाइड करेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो 0.03 वाला जो वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। 500 ml के लिए, 500 ml के लिए, क्योंकि 300 और 200 को हमने मिलाया है, ठीक। तो ये 0.03 बन जाएंगे 500 ml में, तो 1 लीटर में कितने बनेंगे 0.06, डबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये आपसे नहीं पूछ रहा है कि AgBr कितना, Br माइनस की कंसंट्रेशन आपसे पूछ रहा है। तो ये है 0.03, ये है 0.04, तो इसमें रिमेन कितना बचेगा भैया, इसमें रिमेन कितना बचेगा, रिमेन बचेगा 0.04 माइनस 0.03, 0.01 बचा कि नहीं बचा, ये बच गया। अब यहां पर अगर ये बचा हुआ है तो हम एक बात कहते हैं, ये बचा है किसमें,
ये बचा है 500 ml में, इतना बचा किसमें, इन 500 ml। तो 1 लीटर में कितना होगा बेटा, 0.01 इंटू 2 हो जाएगा इन 1 लीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 0.02 m। देख लीजिए ध्यान से, फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे सिंपल तरीका है। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहले जो इनको आयंस फॉर्म में लिखा, हमें मोलैरिटी वॉल्यूम दी थी, तो मोलैरिटी और वॉल्यूम की हेल्प से हमने इनके मोल्स निकाले। हमसे प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है कितना बनेगा, हमसे पूछ रहा है Br माइनस की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी। तो अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, तो हमने इनके इंडिविजुअल मोल्स निकाल लिए। अब ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू, ये हो गया एक्सेस में, तो 0.03 रिएक्ट करेगा 0.03 के साथ, तो यहाँ पे बचा कितना, 0.01। और ये किस में था, 300 और 200 में, 500 में, किस में था, 500 में। तो 500 ml में इतना है, तो 1000 ml में कितना होगा, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधे सीधे हम लोग इसको आंसर दे सकते हैं। या मोलैरिटी से भी मोलैरिटी वाले फार्मूले से भी कंसंट्रेशन निकाल सकते थे कि मोलैरिटी बराबर जो होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये हो गया मोल कितना, 0.01, और हमें अपॉन में 500 अपॉन 1000, तो 2 से 2 ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि मोलैरिटी हमें निकालनी थी, तो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये कितना मोल इसके लिए रिमेनिंग था, 0.01, 500 अपॉन 1000 में होगा ना पर लीटर सोल्यूशन में, तो ये ऊपर चला जाएगा, सॉल्व होके 0.02 m आ जाएगा। तो 2 तरीके हमने दोनों से आपको बता दिया। पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 53, द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पाइरानोज स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और ग्लूकोज के लिए तो पाइरानोज बोलते हैं भैया, फ्रक्टोज के लिए फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होता है। तो इस लाइन को भी आपको याद रखना है, एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछी जा सकती है। माल्टेज एंजाइम कैटेलाइजेज हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने आपसे बताया है रैपिड फायर सेशन में, और जब पढ़ाया है तब भी, कि माल्टोज को कन्वर्ट कर देती है किसमें, ग्लूकोज में, इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। ठीक, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है। 4th आंसर के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 में 4th ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत सिंपल सवाल, हम लोग कई बार इसको कर चुके हैं, मुझे लगता है सब लोग इसको जानते हो, ठीक है। फिर भी मैं कर देता हूं, ऑक्सीजन होता है, सब लोग जानते हो इसको। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2pz स्क्वायर, पाई 2px बराबर पाई 2py। तो ये 1 1 प्लस 1 प्लस 1 आप इसको देख सकते हो। तो 2 4 8 10 12 8 2 10, है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या किसमें प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग में, वो सिर्फ इसी में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन वाले में। देख लीजिए ध्यान से, तो पहला आंसर हो जाएगा। अब नाइट्रोजन देखिए 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए जो है 2pz सिग्मा पहले आ जाता है। अगर उससे कम की बात हम करते हैं तो वहाँ पर XYZ सीरियल ही चलता है, पाई वाला पहले आता है। फॉर एग्जांपल बड़ा फेमस है, मैं निकाल के आपको एक दिखा भी देता हूँ। C2 में हमने क्या किया, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और यहाँ पर मेरे पास जो बन गया है पाई 2px और बराबर पाई 2py सिग्मा 2pz। इस तरह से ये हो जाता है 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए। तो नाइट्रोजन वाले में भी यही इस तरह से फिलिंग होगी। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 8 ही हो गए, 9 10 11 और 12,
इसीलिए कहते हैं C2 में दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं, ये डायामैग्नेटिक होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। समझ में आ गया होगा और आप इसको देख सकते हो। ठीक, इसी तरह N2 में क्या होगा, अब ये यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, और अब जैसे B2 है तो B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हमसे ये पूछा ही नहीं था कि बॉन्डिंग में कहाँ इलेक्ट्रॉन है, हमसे तो पूछा था एंटी बॉन्डिंग में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, अगर हम देखेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ पहले में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है, द रिलेशन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, वी ऑल नो दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल बॉडी। सब लोग जानते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो अगर हम लोग सब लोग इसको जानते हैं तो इसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है वो कहते हैं अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल जो है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, सॉरी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स होती है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखोगे तो डेल्टा पी बराबर m डेल्टा v होता है। आप इसको यहाँ पे रख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v h अपॉन 4 पाई होता है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, h अपॉन 4 पाई होता है। तो अब यहाँ पर डेल्टा x और ये m अगर हम हटा दें तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, तो दूसरी एक्सप्रेशन भी मेरे पास में आ गई। तो पहली और तीसरी देखिए सही हो गई, पहली भी सही, तीसरी भी सही, तो बट ऑब्वियस है दूसरी वाली भी सही होगी। अब दूसरे वाले में हम लोगों को करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ठीक, इस एक्सप्रेशन को हम सब लोग जानते हैं ना, इस वाले को। अब इस वाले में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें डेल्टा टी से हम मल्टीप्लाई कराएंगे और डेल्टा टी से डिवाइड कराएंगे। तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाइड कराया अगर हमने, इसमें डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी करा दिया और ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई तो है ही है। अब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है, एक्सीलरेशन हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा डेल्टा x इंटू एम ए इंटू डेल्टा टी हो गया है। ठीक, अब ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। अब m इंटू ए फोर्स होता है, तो डेल्टा x इंटू फोर्स इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब फोर्स इंटू जो डेल्टा x है वो हो जाएगा चेंज इन एनर्जी, तो डेल्टा E इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका, हाँ सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही। फोर्थ आंसर के साथ हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 55 में। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। देखिए, अगर हम साइज की बात आपसे करते हैं तो हम जानते हैं जैसे टाइटेनियम है मेरे पास में जिरकोनियम है मेरे पास में, हाफनियम है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, है ना। इस तरह से चलते निकिल आ गया, है ना, फिर पैलेडियम आ गया, फिर प्लेटिनम आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे F इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे, जैसे ही F इलेक्ट्रॉन्स इंटर होंगे तो वहाँ पर शील्डिंग पुअर होगी, और शील्डिंग जब पुअर होगी तो हम बोल सकते हैं जो साइज होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। और इसका मेन रीज़न एक्सप्लेन हम लोग करते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में कि जिरकोनियम हाफनियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, इसी तरह इनका साइज इक्वल, इसी तरह होता जाएगा। तो निकिल से बड़ा साइज होगा पैलेडियम का,
और पैलेडियम और प्लेटिनम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो वैल्यू भी याद है, प्लेटिनम की होती है 138 पिकोमीटर और इसकी होती है 137 पिकोमीटर, तो वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। ठीक है, और रीजन क्या होता है सब लोग जानते हो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 में चलेंगे और द फार्मूला ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव। देखिए जेड इफेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो जेड इफेक्टिव है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा याद रखिएगा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है ना, और यहाँ पर मतलब उससे कम हो जाता है। जो सिग्मा आता है वो आता है शील्डिंग कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, शील्डिंग कांस्टेंट कहलाता है, या इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। देख लीजिए ध्यान से, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा, पहला आंसर। फॉर एन एटम आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये होगा एंडोथर्मिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है ना। तो जैसे मेरे पास में आइसोलेटेड गैसियस एटम था कोई, अब हमने उसको, हम इलेक्ट्रॉन उससे निकालते जा रहे हैं, आप देखिएगा तो ये IE1 हो जाएगा, ये IE2 हो जाएगा, तो सभी एंडोथर्मिक होंगे, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। और कहते हैं IE2 ग्रेटर देन IE1 हमेशा होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। तो एंडोथर्मिक के साथ हम लोग जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 58 का। 58 का क्या होगा, सेकेंड आंसर। ठीक, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी पहली वाली ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की सेकेंड वाली ज़्यादा होती है। बेरिलियम बोरॉन में बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी पहली वाली। ये सब कुछ फैक्ट एनसीईआरटी के हैं जो आप सब लोग जानते हो। क्वेश्चन नंबर 59, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन है बेटा, और हम सीधे सीधे जानते हैं इसके बारे में, फ्लोरीन सेकेंड ऑप्शन है। मैंने दो बातें इसमें बताई हुई हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब लोग उसको याद करिए। फ्लोरीन के लिए जो EN वैल्यू है वो होती है कितनी, फ्लोरीन के लिए जो EN वैल्यू है वो होती है 4। सीजियम के लिए भी याद कर लीजिए EN वैल्यू, सीजियम के लिए EN वैल्यू होती है 0.7। ये दो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से पॉलिंग स्केल रिलेटेड होते हैं, मुलिकन स्केल रिलेटेड होते हैं, और एक और आता है, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और आता है बेटा, एक स्केल और आता है ऑलरेड रॉको स्केल, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट इन साइज। तो हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज होती है इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, है ना, बिकॉज जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, और ऊपर से अब ये एक ही पीरियड के हैं सब, है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है आपके पास में सोडियम, ये है आपके पास में क्लोरीन, ये है फास्फोरस और ये है मैग्नीशियम। तो सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और क्लोरीन आ गया, तो सबसे ज़्यादा साइज़ इस तरह से होगा, ये हो जाएगा साइज़ का ऑर्डर। तो इसमें आपसे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो हैलोजन स्मॉलेस्ट होता है बेटा, किसी भी पीरियड में हैलोजन स्मॉलेस्ट, नोबल गैस लार्जेस्ट, ये बात आपको याद रखनी होती है। तो यहाँ पे सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, NH3 + H+ में क्या बात है, मतलब क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है। तो NH3 अगर हम देखेंगे 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, बॉन्ड एंगल 107 के आसपास आता है बेटा, और ये पिरामिडल होता है ना।
NH4 प्लस को देखेंगे हम तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर बेटा, sp3 109 डिग्री 28 मिनट और होता है टेट्राहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या चेंज हुई है? गलत, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ है, 107 है यहाँ 109 है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, सेकंड आंसर। NH3 एक्ट एज लुईस एसिड, गलत बात है, तो बेसिक है नेचर में, है ना। चलिए, रेगुलर ज्योमेट्री इज चेंज, ज्योमेट्री देखो सिर्फ डिस्टॉर्टेड हो सकती है ना, तो वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन इसको नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ Mg2 प्लस आयन इज लेसर देन ऑफ। तो चार्ज ज़्यादा आप देखिए किसमें है, Mg2 प्लस की ज़्यादा होगी Na प्लस से, है ना। और अगर हम Mg2 प्लस की बात करते हैं, है ना, Ca2 प्लस और इस तरह से Ba2 प्लस की बात करते हैं, तो चार्ज जब सेम होता है तो साइज देखते हैं, जिसका साइज ज़्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो Ba2 प्लस से Na प्लस से Ca2 प्लस में, इन सभी तीनों में हाइड्रेशन इंथैल्पी Mg की ज़्यादा, लेकिन लेसर किससे है? जिसमें चार्ज कम है। Al3 प्लस में 3 प्लस चार्ज है, चार्ज ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा 62 का। ठीक है, आप देख सकते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है CH3CONA एक सॉल्ट है बेटा, ये सॉल्ट किसका है? वीक एसिड। ये सॉल्ट किसका है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। किसका सॉल्ट है ये? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑब्वियस सी बात है, नेचर बेसिक होगा तो pH ग्रेटर देन 7। NH4Cl सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एसिडिक हो जाएगा नेचर, और pH इसके लिए एसिडिक के लिए लेस देन 7 हो गया। NaNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल हो जाएगा, pH 7 हो जाएगा। ये वीक एसिड वीक बेस, तो यहाँ पर इनके लिए जो Ka वैल्यू है और NH4 प्लस के लिए Kb वैल्यू वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, तो ये भी न्यूट्रल हो जाएंगे, इनका pH ऑलमोस्ट, इनका नेचर न्यूट्रल हो जाएगा। तो ए वाले का जो ऑप्शन होगा बेटा, ये बेसिक है, और तो ए वाले का थर्ड हो जाएगा, बी वाले का बेटा सेकंड हो जाएगा, सी वाले का न्यूट्रल फोर्थ हो जाएगा, है ना, और जो डी वाला है उसका पहला हो जाएगा। आप देख लीजिए 3241, 3241 तीसरे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 में, क्वेश्चन नंबर 63 में आपको थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन XgO3। तो XgO3 की बात करते हैं, यहाँ पर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर अगर है तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 सिग्मा 1 लोन पेयर से हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर मेरे पास में 3 सिग्मा है, 3 पाई हैं और 1 लोन पेयर है। आप इसको देखिए ध्यान से। अब आपसे यही कह रहा है 3:3:1 होगा आंसर, देख लीजिए ध्यान से, 3:3:1। तो पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। 65 के लिए हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन, कोबाल्ट है, अमोनिया यहाँ पे लीगेंड का काम कर रहा है, तो अमोनिया कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग लीगेंड का काम करती है। अब कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सब लोग जानते हो, आर्गन 4:3d7, तो कोबाल्ट 3+ का क्या होगा, 3d6 होगा। NH3 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लीगेंड हेयर, स्ट्रॉन्ग लीगेंड हेयर, सो यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी बेटा। ठीक है,
पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, बिल्कुल हो जाएगी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हो गए, अब जो लीगेंड है अमोनिया के वो यहाँ पर आएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, याद रखिएगा डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो, कलरलेस कॉम्प्लेक्स, है ना। तो आप इसको देख सकते हो। खैर इतनी सारी बातें हमने आपसे बता दी। तो D2sp3 फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। 65 का फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कह रहा है। अ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो गलत बात है भाई, अलग अलग ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, तो ये तो गलत हो गया, है ना। हम सब लोग जानते हैं जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, हम सब लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है, हम सब लोग जानते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होती है। तो हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होती है, तो ये तो गलत हो गया। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट इक्वेशन कीप चेंजिंग विद द चेंज इन ऑर्डर। ये रेट है मेरे पास में और ये k है a की पावर n, तो जैसे n की वैल्यू बदलेगी रेट भी तो बदलेगी, तो ये तो बात सही हो गई है। ठीक है, अगर हम n को बदलेंगे, पावर ऑफ कंसंट्रेशन चेंजिंग विद द चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर भी बदल जाएगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और साथ साथ रेट भी इन्फ्लुएंस होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं। तो दो, ये पहला गलत है और दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है। पहला गलत है बट R इज ट्रू, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। क्रोमियम कार्बन बॉन्ड इन द कंपाउंड, तो मेटल कार्बोनिल दिया है, पाई एक्सेप्ट, ये पाई कैरेक्टर शो करता है क्योंकि यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। आप सब लोग जानते हो सिनर्जिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स की। जो लीगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल से, और सेंट्रल मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करते हैं, है ना। और एक्सेप्ट कहाँ करते हैं? अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, तो जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और हम इसमें ये बात पढ़ते हैं, और सिनर्जिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इसमें हम लोगों ने देखा हुआ है। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिनर्जिक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेंट्रल मेटल पे। अच्छा, सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा तो मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। मेटल कार्बन बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो वीक होगा। ये सिनर्जिक बॉन्ड के एप्लीकेशन में आते हैं, है ना। तो इस बात को आपको याद रखना। पाई एक्सेप्टर लीगेंड का कॉन्सेप्ट है, मेटल कार्बोनिल में सिनर्जिक बॉन्डिंग आपको बताई गई है। ठीक, मतलब लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को देता है और सेंट्रल मेटल से बाद में लेता भी है। ठीक, तो ये बात होती है यहाँ पर, तो हम इसको देख सकते हैं इस तरह से। तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, इंसुलिन कंटेन जिंक, ठीक है। हीमोग्लोबिन आयरन, ठीक है। विटामिन B12 कोबाल्ट साइनोकोबालामाइन। क्लोरोफिल क्रोमियम, गलत। मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। किसका कॉम्प्लेक्स है? मैग्नीशियम का। फोर्थ आंसर हो जाएगा 68 में। 68 में क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं 68 का फोर्थ आंसर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक हमारे साथ डिस्कशन देखा। इसके बाद रिस्पेक्टेड अनिकेत सर आ रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन को कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार बच्चों, तो आज आप लोगों ने ऑनलाइन FST का टेस्ट दिया होगा और होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और नेट के बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। तो जो बेटा आप लोगों ने आज टेस्ट पेपर दिया है उसी का पेपर डिस्कशन लेके आए हैं। जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुई है तो उन क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो बेटा इसके पहले का डिस्कशन अपने स्वप्निल सर कर चुके हैं, और 69 से लेके 90 तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है बच्चा आपका, विच IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। तो इसका IUPAC नेम लिखना है बेटा, ध्यान देना। नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से 1 2
3 4। तो यहाँ पर देखो बेटा 2 पे क्या आ गया 2 एथाइल, और बेटा 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ पर 2 पे क्या है इन, तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्यूट, और सब एक डबल बॉन्ड से था तो इन ओइक एसिड, तो ई हट जाएगा बेटा जब ओइक लिखेंगे, ब्यूटनोइक एसिड। तो देखो बेटा अगर हम मिलाएं तो देखो कहाँ पर है 2 एथाइल 2 ब्यूटनोइक एसिड, थर्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी का सही होगा उम्मीद करते हैं। और ये आपका पता ही है ये एथाइल ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ द ट्राइड, 3 दिए गए बेटा। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका NH3+, देन आफ्टर होगा बच्चों आपका NO2, देन आफ्टर हो जाएगा बच्चों आपका CN। तो ऐसे याद रखेंगे, ये आपका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो जाएगा। तो NO2 सबसे पहले NH3 फिर NO2 फिर NH, फर्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेटा अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं बच्चों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -m -h और -i, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों +m +h और +i। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो NO2 ग्रुप आपका क्या देगा बेटा -m, Cl आपका देगा -i, और CH3 बच्चों, कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं +i इफेक्ट ले लेते हैं। बच्चों देखो क्या होता है कि जब हम बात करेंगे इतनी डिस्टेंस के बाद पैरा पोजीशन पे, तो जब आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। तो चौथे कार्बन पे लग रहा है तो डिस्टेंस आपने ज़्यादा बढ़ा दी तो इफेक्ट कम हो गया। तो यहाँ पर हम -i डोमिनेंट भी करता है कौन बेटा +i, ठीक है ना, सॉरी +h। तो ये बेटा यहाँ पर हम +i की जगह क्या लिखेंगे बेटा +h। क्यों, पहली बात तो डिस्टेंस, दूसरा -i को डोमिनेंट करेगा कौन सा बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन +h इफेक्ट। तो यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, या फिर आप कह सकते हो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब 3 अल्फा H हो जाएंगे। यहाँ पर बेटा ये लोन पेयर इधर जाएगा तो यहाँ पर बच्चा हो गया आपका +m इफेक्ट, क्या हो गया +m। तो बेटा देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या हो जाएगा -m, और -i को अगर हम देखें तो -i से -m डोमिनेंट करेगा तो -i मतलब फर्स्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद बच्चा सेकेंड, फिर ध्यान से देखो यहाँ पर भी +h को डोमिनेट करेगा +m, लेकिन प्लस इफेक्ट आने से कम होता है तो यहाँ ज़्यादा कम होगा, यहाँ कम कम होगा, तो हो जाएगा बच्चों थर्ड, उसके बाद हो जाएगा फोर्थ। आंसर बच्चों हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, थर्ड पे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग। तो बेटा देख लो यहाँ पर आप ऐसे देख लेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा H, ठीक है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर हो गया, ये भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे देखो बेटा, तो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर ये प्लस चार्ज लगा है तो यहाँ पर अल्फा H कितने हो गए, यहाँ पर आपके अल्फा H हैं बेटा 3, यहाँ पर देखें तो 2 और 2 4, तो यहाँ पर आपके अल्फा H मिल जाएंगे बच्चों 4, यहाँ पर आपके अल्फा H दिए गए हैं बच्चों कितने 3 और 2 5, यहाँ पर बच्चों आपके अल्फा H दिए गए हैं कितने 2, तो यहाँ 2 है 5 है 4 है 3 है, तो सबसे ज़्यादा बच्चों यहाँ पर अल्फा H हैं, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आपका हो जाएगा, ये याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव को, इसलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आगे देखो, विच कंपाउंड शो टॉटोमेराइजेशन। तो कंडीशन बेटा सबको पता ही, अगर हम इसका टॉटोमेराइजेशन बनाना चाहें तो सिंपल सी बात है बना देंगे। तो ये बनेगा बेटा देखो H यहाँ पर चला जाएगा तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है CH3 COH, तो भैया ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ से H चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड बेटा OH और H। इसका टॉटोमेराइजेशन अगर आपको बनाना है बच्चों तो H को इधर भेज दो, डबल बॉन्ड को यहाँ ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C OH और बेटा क्या CH3। मान लीजिए कुछ बच्चों को लगता है कि इसका टॉटोमेराइजेशन नहीं हो सकता, नहीं बेटा हो सकता है, इसकी कंडीशन अलग होती है। देखो जब बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा कॉन्जुगेशन आएगा, कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस। तो बेटा रेजोनेंस के द्वारा जब हम कॉन्जुगेशन करके H को ऊपर ले जाते हैं तो बच्चों यहाँ से बन जाता है फिनॉल, क्या बनेगा फिनॉल, और ये इसका क्या होता है बेटा टॉटोमेराइजेशन। ठीक है ना,
तो याद रखिएगा यही थोड़ा सा यूनिक केस है, ठीक है, ये याद ही रखना है। बाय रेजोनेंस आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों में टॉटोमराइजेशन पॉसिबल है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ये बच्चे गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो ये मत भूलिएगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा, गामा से हम करा देंगे, गामा का हाइड्रोजन भेज देते हैं ऊपर, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबल है बाय कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो तो बच्चों क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट बताना है बच्चों, तो सिंपल सी बात है। देखो ये अल्फा हो गया, अल्फा के बगल में बीटा, और ये भी क्या हो गया बच्चों, बीटा। अब आप कौन से बीटा से एच हटाना चाहोगे, एल्कोहलिक क्यूएच की रिएक्शन कराना है भैया, KBr निकलेगा, H2O निकलेगा। तो भैया इससे हटाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, जो कि देखो एक सिस्टम बेकार कर रहा है, डबल सिंगल। अगर यहाँ आता तो एक रेजोनेंस हो जाता, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन को फॉलो करता। तो यहाँ से H हटा देना, यहाँ से ब्रोमीन। तो बच्चों जब ऐसा करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बाई रेजोनेंस, CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, इससे एक H बाहर जा चुका, डबल बॉन्ड आ गया बेटा CH और CH3। देखो बच्चों डबल सिंगल तो कॉन्जुगेशन हो गया, मतलब क्या है बेटा, स्टेबल बाई रेजोनेंस लिख सकते हो यहाँ पर, स्टेबल बाई रेजोनेंस, ठीक है। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। आंसर बच्चों हो जाएगा आपका 3rd, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी इस क्वेश्चन पे, तो वो क्लियर हो गई अच्छे से, इसमें किसी भी तरह का मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइलाइट इन उर्ज रिएक्शन। तो देखो बेटा जब हम एल्काइल हाइलाइट की ऑर्डर की बात करते हैं तो इसका साइज बड़ा आसानी से टूटेगा, ऐड हो जाएगा। तो बेटा RI सबसे ज्यादा, फिर RBr, फिर RCl। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। RI सबसे ज्यादा, फिर RBr, फिर RCl, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, काफी आसान पेपर था आज का। विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो बेटा अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आपको कायरल कार्बन काउंट करना है। तो इस कार्बन को अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखो H क्या हो गया, सेम। अगर हम इसकी बात करें तो एक बार इसको हम बना लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखो C कार्बन के साथ एक H लगा है बच्चों, एक इधर भी CH3 लगा है, एक OH लगा है और एक COOH लगा है। बेटा आप देख पा रहे होंगे ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है बच्चों, ये क्या है, कायरल कार्बन। तो ये क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बाकी नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस कार्बन की देखेंगे बच्चों तो आप देख पा रहे होंगे इसके साथ एक CH3 लगा है, एक CH3, दोनों सेम ग्रुप आ गए। तो ये क्या कायरल कार्बन होगा, ये वाला नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हैं बेटा, कौन सा होगा, 2nd, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया, ठीक है ना। काफी बढ़िया पेपर था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। बेटा ये लुकास रिएजेंट होता है, और लुकास टेस्ट की जब बात करते हो तो बेटा यहाँ पर आपको याद रखना है 3 डिग्री एल्कोहल की तुरंत इमीडिएट टर्बिडिटी होती है, कंपेयर टू 2 डिग्री में 5 मिनट लगते हैं, 1 डिग्री में हमें आधे घंटे तक हीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो बेटा 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर कहीं आता है आपका 1 डिग्री। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लुकास टेस्ट में ये बात, ठीक है ना। तो बेटा देखते हैं ये आपका कितने हैं, 1 डिग्री है, ये आपका बेटा 3 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, और ये आपका 2 डिग्री है। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, क्योंकि आपसे मोस्ट रिएक्टिव पूछा गया है, ठीक है ना। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, फिर से बहुत प्यारा क्वेश्चन आ चुका है बेटा। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, जब कभी भी आपको ऐसा मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, तोड़ देना है, H दे देना, I दे देना। तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों CH3 CH2 CH2OH प्लस बेटा CH3I। चेक करो बेटा क्या बनेगा आपका, यहाँ पर 3rd ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है ना। सिंपल रिएक्शन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत बच्चों को तब होती है जब विनाइलिक दे देता है, ठीक है ना। तो उस पर आपको ध्यान रखना है, उस पर इस तरीके से नहीं होगा। या फिर आप 3 डिग्री 2 डिग्री में तब आप दोबारा दूसरे वाले को क्या बना देंगे, अल्कोहल, और छोटे बड़े वाले को अल्कोहल आयोडाइड, और उसको उसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, रेड हार्ट आयरन ट्यूब से इसके रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मतलब 1200-1300 डिग्री ऐसे केल्विन या डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं बेटा सिंपल है, ये बॉन्ड टूटते रहते हैं और यहाँ पर ये कंपाउंड आपका बन जाता है जिसका नाम होता है मेसेटिलीन, ठीक है ना। यहाँ पर एक CH3 लग जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक CH3 लग जाएगा, और यहाँ पर भी एक CH3 लग जाएगा। रेड हार्ट आयरन ट्यूब। अगर हम सिर्फ यहाँ पर CH2
CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेते तो यहाँ से तुम्हें बेंजीन मिलता, लेकिन आप ये अगर ये लोगे तो आपको मेसाइटिलीन बन जाएगा, मतलब थर्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बेटा सबको पता है कौन सा हो जाएगा, सुक्रोज। बहुत वन लाइनर क्वेश्चन है बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा आपका सुक्रोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, द रेजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विथ एसीटोन एंड बेंजिल्डिहाइड। तो बेटा आप सबको पता है एसीटोन और बेंजिल्डिहाइड में बेटा फेलिंग सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों नहीं होगा, सीधे सीधे मैं आपको एक दो पॉइंट बता दूं। पहला पॉइंट बच्चों याद रखना है, फेलिंग सोल्यूशन ओनली गिव टेस्ट विथ एलिफैटिक एल्डिहाइड। क्या होगा बच्चों, एलिफैटिक। क्या होगा बच्चों, एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। और कीटोन भी, ऐसा नहीं कि एलिफैटिक कीटोन, कीटोन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये सीधे सीधे आप कह दें एसीटोन भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो सिर्फ क्या हो, किसको कौन सा देगा बेटा, एलिफैटिक एल्डिहाइड। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है ना। अब इसमें आप सबको पता है प्रोसेस सॉल्ट होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका 82, देखो, फॉर अ रिएक्शन A+B प्रोडक्ट, ठीक है, वॉज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 टाइम। तो पहले इसके लिए हम लिख ले रहे हैं बच्चा, तो ये हो जाएगा आपका रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर मान लीजिए x है, B की पावर मान लीजिए y है। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा बेटा, कह रहा है कि फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू बेटा रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ A। लेकिन A आपसे कुछ बोल रहा है बच्चों, फिर से पढ़ लेना। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, तो देखो बेटा A क्या हो गया, डबल, मतलब कितना हो गया, 2A की पावर कितना x, और यहाँ बच्चों B, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज अनएफेक्टेड। इफ कंसंट्रेशन ऑफ B डबल, हेंस द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। तो देखो B क्या हो जाएगा बेटा, y। थोड़ा ध्यान देना। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करो बेटा। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से खत्म हो जाएगा कुछ चीजें, K से K खत्म, और यहाँ बचेगा आपका 4 इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 2। और b का क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर रख दो बेटा, तो ये आपका आ जाएगा रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर बेटा कितना, x था तो 2, और b की पावर कितना बेटा, 0। तो यहाँ से आ जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, किसके, रेट के बराबर। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको। तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेकंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज गुड ऑक्सीडाइजर इन एक्वस सोल्यूशन। तो बेटा एक बात आपको बता दें, इसमें तीनों के तीनों हो जाएंगे, बट आपको बस एक ही बात याद रखना है कि कौन किस में जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा देखो Mn3+ की बात करें तो Mn3+ आपका जाएगा Mn2+ में। किस में जाएगा बच्चों, Mn2+ में। कोबाल्ट 2+, हीलियम 3+। ठीक, तो यहां पर इसमें जाएगा। और आपको बता दें बेटा ऑल आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। ये आपको याद रखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ विनाइल क्लोराइड इज डिफिकल्ट देन एथाइल क्लोराइड। बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ विनाइल क्लोराइड इज डिफिकल्ट देन एथाइल क्लोराइड। ठीक है ना, करेक्ट है बेटा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, विनाइल क्लोराइड। तो बेटा सबसे बड़ी बात, जब आप विनाइल क्लोराइड की बात करते हो तो अलाइलिक और विनाइलिक पढ़ा था। अलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है। विनाइलिक क्या होता है या विनाइल क्या होता है, डबल बॉन्ड डायरेक्ट अटैच्ड हो। तो यहाँ पर जब लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा स्टेबिलिटी क्या होगी, बाकी सबसे कंपैरिजन में बढ़ेगी। इस वजह से असर्शन तो आपका सही होगा। रीजन कह रहा है विनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। भैया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थोड़ी ना होता है, विनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहाँ होता है भाई। ठीक है ना, विड्रॉइंग। ठीक है ना, माइनस है, तो ये गलत हो गया। तो बेटा ए तो ट्रू है, आर क्या है, फॉल्स है, तो आंसर सेकंड हो गया। अगला क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स दिए गए बेटा, एक कॉम्प्लेक्स ही है, दूसरा आपका ये दिया गया है, आर द एग्जाम्पल। तो देखें NH3 का होल 5 दिया गया है, Cn का क्या कर दिया, NC कर दिया। और ऐसा तभी करते हैं जब कौन सा आइसोमर्स होता है, लिंकेज आइसोमर्स। कौन सा बेटा, लिंकेज। यहां पर बेटा आप देख सकते हो एम्बीडेंटेड लिगेंड दिया गया है। क्या दिया गया है, एम्बीडेंटेड लिगेंड।
ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, आंसर सीधे से क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग विद गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ VaCl2। देखो बेटा SO4 2 माइनस की रिएक्शन जब हम कराते हैं किसके साथ, BaCl2 के साथ, तो यहां से जो आपको कंपाउंड मिलता है बेटा, अगर हम यहां पर बात करें कि कौन सा कंपाउंड मिलेगा, तो कंपाउंड मिलता है बेटा बेरियम सल्फेट, और जो बेरियम सल्फेट होता है बेटा वो कौन से कलर का होता है, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है बेटा। क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है आपसे, विच इज अ एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। अगर आपसे आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहा है बेटा, तो आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस यही है, आइडियल सोल्यूशन में वो सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं बेटा जिनमें सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, इस तरीके के एग्जाम्पल। तो देखो अगर बात करें बेटा, तो यहाँ क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन दिया गया, नहीं नॉर्मल तो नहीं है। तो यहाँ पर बात करें बेटा, ये आपका HOH H2O दिया गया, नहीं ये भी नहीं होगा, ये सारे नॉन आइडियल हैं। यहाँ पर बात करें देखो बेटा, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, बस ये एथाइल एल्कोहल है, ये मिथाइल एल्कोहल है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, 4। जब भी आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो लगभग सेम सेम होता है, ठीक है ना यार। जैसे बेंजीन टॉलिन हो गया, ये आपका आइडियल है, ठीक है। और जब नॉन आइडियल की बात करें, मतलब डिफरेंस आपको देखने मिलेगा, किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, इफ द वेयर A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बेटा सिंपल सी बात आपको बताना चाहते हैं कि आप इसको सीधे सीधे याद रखिए, ठीक है ना, कि हाफ लाइफ क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर। तो अगर हम बात करें बेटा, तो देखो अगर आप 0 ऑर्डर के लिए लिख रहे हो बेटा, तो 0 ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होती है T हाफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक। और अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा, इसके लिए होता है T हाफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट, मतलब पावर 0 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन। तो देखो ये हो गया और ये, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। तो अगला क्वेश्चन है, एसिडल्डिहाइड ऑन वार्मिंग विथ फेलिंग सोल्यूशन गिव रेड प्रेसिपिटेट। तो आप सबको पता है बेटा क्या होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भले ही था, लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है ना। तो आप सबको पता है बेटा क्या हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, रिएक्शन दी गई बेटा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है बेटा, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन दी गई है। करते क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल आयोडाइड भी बोल सकते हो, यहाँ से हटेगा माइनस प्लस बन गया बेटा, और इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा फ्लिंकस्टीन रिएक्शन, या रिएक्शन ऑफ अल्काइल आयोडाइड भी बोलते हैं। अगर यहीं पर हम ले लेते बेटा फ्लोरीन, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाती शॉर्ट्स रिएक्शन, ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन हो जाती। तो बेटा होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेटा कैसा लगा आप लोगों को सेशन, ज़रा बताइएगा, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके क्या प्रॉब्लम है। और थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।